महाराष्ट्रात सध्या परिवहन मंत्रालयातर्फे एक 2019चा जो GR आहे त्याच्या अंमलबजावणीचा जो कार्यक्रम चालू आहे त्याच्यामुळे एक वातावरण तापलेलं आहे। त्या GR मध्ये मुख्य रीत्याने जो विषय आहे तो असा आहे की मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये ऑटो आणि रिक्षा चालक जो आहे त्यांना स्थानिक भाषा म्हणजे आमची मराठी भाषा मध्ये संवाद केला पाहिजे पॅसेंजर बरोबर। आम्ही सगळे शिवसेनेचे लोक आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचे लोक, वेगवेगळे पक्षाचे लोक, असा आमचा विश्वास आहे की महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान राहिलाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये राहणारे सर्व लोकांना मराठी भाषा बोलला पाहिजे, मराठी भाषामध्ये संवाद केला पाहिजे। याच्यावर काहीही मतभेद नाही, काहीही वाद नाही। पण तो GR मध्ये पुढे अशी एक तरतूद आहे की 1 मे पासून RTO तर्फे प्रत्येक ऑटो चालक आणि टॅक्सी चालकचा जो मराठी ज्ञान आहे, मराठी भाषाचा जो ज्ञान आहे त्याचा व्हेरिफिकेशन होईल। म्हणजे एक व्हेरिफिकेशन ड्राईव्ह सुरू होईल शासनातर्फे, RTO तर्फे। त्यांच्या मराठी भाषाच्या ज्ञानचा एक टेस्ट घेतला जाईल, परीक्षा घेतला जाईल आणि समजा ते फेल झाले तो त्या GR मध्ये असं सांगितलं गेलेलं आहे की त्यांचा परमिट रद्द केला जाईल, त्यांचा लायसन्स जप्त होईल आणि जो बॅच असतो तो त्याचा पण जप्ती होईल। हा एक मोठा वादचा विषय आहे। मी 4-5 दिवसापूर्वी माननीय आमचे पक्षाचे जो मंत्री आहेत, माननीय श्री परिवहन मंत्री श्री प्रताप नाईक साहेबांना एक पत्र पाठवलं आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मराठी सक्तीचा जो एक प्रस्ताव ठेवत आहात तो थोडा अन्यायकारक आहे। कारण जे ऑटो चालक आहेत, जो टॅक्सी चालक आहेत, सगळे मराठी बोलू शकत नाही असं नाही आहे। खूप सारे लोक मराठी बोलू शकतात, पण समजा ज्यांना मराठी बोलू येत नाही, समजा तुमच्या टेस्टमध्ये ते फेल झालेत, तो त्यांच्या परमिट रद्द करण्याचा जो राज्य शासनाकडून एक पवित्रा घेतला गेलेला आहे त्याच्यामुळे एक दुष्परिणाम होऊ शकतो लोकांवर। म्हणजे लोकांच्या समोर उदरनिर्वाहाचा संकट निर्माण होऊ शकतो, लोकांच्या समोर उपाशी राहण्याचा संकट येऊ शकतो। मुंबईमध्ये 3-4 लाख असं ऑटो चालक आहे। याच्यामध्ये बहुतेक ऑटो चालकांनी बँकेमधून लोन घेतलेला आहे, त्यांच्या लोनचा इन्स्टॉलमेंट द्यायचा असतो, त्यांच्यावर मोठा कर्ज आहे। टॅक्सी चालकांवर एकदा त्यांचा परमिट रद्द झाला आणि लोन त्यांनी रिपे केलं नाही तर त्यांच्या समोर एक मोठा संकट उपस्थित होऊ शकतो। याच्यासाठी मी एक मागणी केली होती आमचे जो परिवहन मंत्री आहेत की तो 1 मे पासून जो मराठी सक्तीचा जो विषय तुम्ही घेता त्याच्यावर पुनर्विचार करा। आज त्या विषयावर आमची बैठक आहे, मंत्री महोदयांनी बोलावलेला आहे 12:30 वाजता मंत्रालयामध्ये। तिकडे आम्ही हा विषय पुन्हा ठेवणार मंत्री महोदय समोर आणि शासनासमोर। पण त्यापूर्वी श्री प्रताप सरनाईक साहेबांच्या नावाने एक दुसरा पत्र मी आज पाठवत आहे। याच्यामध्ये माझी विनंती आहे, विनंतीचा जो बेस आहे जरा समजून घ्या। भाषा एक असा विषय आहे, शिकलाच पाहिजे, जास्तीत जास्त भाषा शिकलाच पाहिजे। पण हा जो प्रक्रिया आहे तो व्यक्तीवर निर्भर करतो। काही लोक असतात जे खूप फास्ट लवकरात लवकर दुसरी भाषा शिकू शकतात मातृभाषेच्या व्यतिरिक्त,
काही लोक असतात जे मातृभाषाच्या व्यतिरिक्त दुसरी भाषा शिकण्यामध्ये त्यांना खूप वेळ लागतो. याच्यासाठी मी मंत्री महोदयांना निवेदन केलेलं आहे की हा जो 1 मईचा जो तुमचा डेडलाईन आहे त्याला पुढे ढकलण्यात आवे आणि प्रत्येक ऑटो चालक, टॅक्सी चालक ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने घोषणा केलेली आहे की त्यांच्या मराठी भाषेच्या एक बेसिक ट्रेनिंगचं काम सुरू झाला पाहिजे. मंत्री महोदयांनी असा घोषणा केलेली आहे की संपूर्ण मुंबईत 70 ठिकाणी आम्ही मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक शिबिर किंवा कॅम्प किंवा कार्यशाळा आम्ही सुरू करण्याची आमची तयारी आहे. तो कार्यशाळामध्ये, कॅम्पमध्ये प्रत्येक ऑटो चालक ज्यांना मराठी येत नाही, तर प्रत्येक टॅक्सी चालक ज्यांना मराठी बोलू येत नाही ते एनरोलमेंट करणार आणि हळूहळू मराठी शिकण्याची प्रक्रियामध्ये सामील होणार. आणि याच्यासाठी जेव्हा 1 मेचा डेडलाईन आहे त्याला ज्याला पुढे ढकलण्यासाठी मी एक मागणी करतो, तुम्ही निवेदन करतो या पत्राच्या माध्यमाने की कमीत कमी 6 महिना आणि जास्तीत जास्त 1 वर्ष असा एक डेडलाईन तुम्ही, असा एक कालावधी तुम्ही ठरवा, म्हणजे सर्वांना कुठल्या प्रकारचे त्रास नाही होईल आणि सगळे येत्या 6 महिन्यात किंवा 1 वर्षात मराठी बोलणं, बेसिक मराठी बोलणं आणि मराठी भाषेमध्ये संवाद करण्यात ते समजू शकतात. तो हा आजचा पत्र आहे जो तुम्हाला मी देतो आणि या पत्राद्वारे आम्ही आज जो मंत्री महोदयांचा जो कार्यक्रम आहे, मीटिंग आहे, त्याच्यामध्ये पण हा विषय मी ठेवणार. तर हिंदी में शुरू करूं, हिंदी में शुरू करूं, एक बार हिंदी में कंप्लीट करता हूं फिर. महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से एक विषय बहुत चर्चा का है और वो विषय यह है मुंबई और महाराष्ट्र के सभी ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा में संवाद करने का ज्ञान होना चाहिए. ऐसा आग्रह रखना कहीं से भी गलत नहीं है. प्रत्येक राज्य में वहां की जो स्थानीय भाषा है उस भाषा का प्रचार प्रसार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. प्रत्येक राज्य में वहां की स्थानीय भाषा में उस राज्य में रहने वाले लोगों को भरसक बोलने का प्रयत्न करना चाहिए, संवाद करने का प्रयत्न करना चाहिए. किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि महाराष्ट्र में रहकर वह इस तरह की घोषणा करे कि हम मराठी में नहीं बोलेंगे. ऐसे अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी की जा सकती है. ऐसे संवैधानिक व्यवस्था है. महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर दिया है, जो 2019 का जीआर था, उसको फिर से लागू करने का जो आग्रह रखा है, उसके हिसाब से 1 मई से महाराष्ट्र में सभी ऑटो चालक और टैक्सी चालकों का मराठी भाषा का ज्ञान का एक टेस्ट ड्राइव शुरू होने वाला है आरटीओ के माध्यम से. मतलब आरटीओ के पदाधिकारी और जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो ऑटो वालों को अपने दफ्तर में या किसी चौराहे पे रोक करके उनको कितनी मराठी आती है इस प्रकार के ज्ञान की टेस्ट लेंगे और अगर उस टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं तो उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा, उनकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी और उनका जो बैच होता है ऑटो चालकों का उसको जब्त कर लिया जाएगा. यह विषय अन्यायकारक है. मैं मानता हूं, मेरी पार्टी मानती है, मेरी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी का पूर्ण विश्वास है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए. इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए. महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी भाषा में बातें करने की कोशिश की जानी चाहिए. इस पर भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, कोई विवाद नहीं. लेकिन जब ऑटो चालक और टैक्सी चालक जिनकी रोजी रोटी है उनके समक्ष आप इस प्रकार की शर्त रखते हैं कि 1 मई को टेस्ट में अगर आप मराठी बोलने में फेल हो गए तो आपकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, यह विषय आपत्तिजनक है. और इसीलिए मैंने अपने मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था पहले कि आप इस पक्ष के ऊपर थोड़ा पुनर्विचार करें, क्योंकि ये लाखों लोगों की रोजी रोटी और उनके जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ विषय है. उसके बाद क्या हुआ सबको पता है. आज मंत्रालय में परिवहन मंत्री महोदय ने इसी विषय पर एक बैठक बुलाई है. उस बैठक में मैं भी जा रहा हूं शामिल होने के लिए और उस बैठक में जो मैं विषय रखूंगा उसको
मैं आपके साथ शेयर करता हूं, साझा करता हूं। मैं मंत्री महोदय को एक और पत्र भेज रहा हूं और उनसे जो निवेदन कर रहा हूं उसके पीछे जो एक सोच है वो ये है कि हर व्यक्ति बहुत सक्षम नहीं होता कोई दूसरी भाषा तत्काल सीखने। हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, मातृभाषा होती है, लेकिन मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए, इसमें कहीं से गलत बात नहीं। लेकिन यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा को कितना फास्ट, कितनी जल्दी सीख लेता है। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत समय लगता है उनको। तो ऐसे में मैंने एक मोटा मोटी तौर पर आइडिया दिया है अपने पत्र के माध्यम से कि कम से कम 1 मई का जो डेडलाइन है उसको 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और इस बीच पूरे मुंबई में मराठी भाषा सीखने के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग कैंप या कार्यशाला शुरू करने का प्रस्ताव है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ज्यादा से ज्यादा कार्यशालाओं में जिन ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती, उनका नाम दर्ज कराया जाएगा, उनका एनरोलमेंट कराया जाएगा और उनको बेसिक मराठी आए यह सीखने की व्यवस्था करके दी जाएगी। और जब तक वो पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं तब तक 1 मई की जो डेडलाइन है जिसके तहत उन सब की जांच होगी और उसके बाद उनके ऊपर जो परमिट रद्द करने की जो तलवार लटकाई जा रही है उस तलवार को हटाया जाए और 6 महीने साल भर के अंदर ये सभी लोग मराठी बोलना सीख लें, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। तो आज यह पत्र मैं आप लोगों के समक्ष रिलीज कर रहा हूं, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं और एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से मैं डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि ऑटो चालक और टैक्सी चालक जो लाखों की संख्या में मुंबई में है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, उनके लाइफलाइन वालों की लाइफ, उनकी जिंदगी नरक में डालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके साथ एक सहूलियत और सुविधाजनक व्यवस्था तैयार की जाए ताकि लोग महाराष्ट्र सरकार का जो आग्रह है उसको भी स्वीकार करें और लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में ना आए। तुम्ही म्हणताय की दीर्घकाळासाठी जरा 6 महिने किंवा 1 वर्ष, पण बेसिक जे सांगितलेलं आहे किंवा मग पदाचं कसं म्हणता आहे की बेसिक बोलायचं आहे, आपण विचारतो तेवढं की कुठे जायचं आहे, किती पैसे झाले, या व्यतिरिक्त प्रवासी आणि चालकाचं असं बोलणं होत नाही। मग एवढा दीर्घकाळ तुम्ही का बरं मागताय? मी सांगितलं ना तुम्हाला की या व्यक्ती व्यक्तीवर निर्भर करतो। काही व्यक्ती असा असतात की एक खूप फास्ट लवकरात लवकर नवीन भाषा शिकू शकतात, पण काही व्यक्तीला वेळ लागतो एक नवीन भाषा शिकण्यामध्ये। तो एक असा एक मोठा विंडो ठेवा ज्याच्यामध्ये सगळे जो मराठी न बोलणारे ऑटो चालक आहेत, त्या अमराठी ऑटो चालक आहेत, सगळ्यांना एक सोयी सुविधा भेटला पाहिजे मराठी शिकण्यासाठी। याच्यासाठी मैं बेसिकली मिनिमम कमीत कमी 6 महिना आणि जास्त जास्त 1 वर्षाचा एक मुदत वाढ देण्याची आग्रह करतो। दुसरा एक उबर असेल किंवा इतर ज्या ॲप्स आहेत त्या संदर्भातले जे चालक आहेत त्यांच्या संदर्भात देखील तुमचा असा आग्रह असणार आहे की त्यांना फक्त उबर नाही, फक्त ऑटो चालक नाही, फक्त टॅक्सी चालक नाही, महाराष्ट्रात राहणारे आणि काम करणारे सर्व प्रकारचे जो लोक आहेत त्यांच्याकडून महाराष्ट्र सरकारची अपेक्षा आहे की तुम्ही मराठीत संवाद करा आणि त्याच्या एक सवय टाकत। आता जो कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करणारे लोक आहेत, मोठे मोठे रिलायन्स इंडस्ट्रीज आहे, तो बिर्लाचा उद्योग आहे, तो मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये काम करणारे लोक, बँकामध्ये काम करणारे लोक आहेत, त्यांच्यावर पण हा जो कायदा आहे लागू झाला पाहिजे। तो सर्व पण महाराष्ट्रात राहणारे सर्व लोकांना बेसिक मराठीचा ज्ञान झालंच पाहिजे, हे आमचा एक विश्वास आहे आणि आमची मागणी आहे आणि याच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे असा कार्यक्रम उपक्रम आम्ही राबवणार। सर, तुम्ही म्हणता की 1 वर्ष किमान वाढवलं पाहिजे, पण जी लोक 10-15 वर्ष महाराष्ट्रात राहिले आणि तुम्ही शिकणार की व्यवहारिक भाषा कुठे जायचंय, किती रुपये काय, तर 15 वर्षात शिकली नाही तर 1 वर्षात शिकतील का? आणि 15 वर्षात शिकली नाही तर सरकारने आता का निर्माण होणार? जेव्हा तुम्ही अनिवार्य करणार आणि जेव्हा तुम्ही सांगणार की बाबा तुम्हाला काय असतो, मुंबईत मराठी बोलण्याशिवाय पर्याय आहे, हा एक फॅक्ट आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। मुंबईमध्ये राहणारे लोक हिंदी बोलून काम चालवू शकतात, काम चालतो ना, कोणाला काम थांबत नाही।
तो असं परिस्थितीत कुणाला गरज भासला नाही की मराठी पण शिकायला पाहिजे. मराठी भाषिक जो पॅसेंजर आहे तो पण हिंदीमध्ये ऑटो चालकांबरोबरचे संवाद करतात. तो पुढे जेव्हा एक मराठी भाषाच्या मान सन्मानसाठी आणि भाषाच्या प्रचार प्रसार आणि संवर्धनसाठी आम्ही सगळे एक संकल्प घेतो की नाही सगळ्यांना मराठीची बेसिक नॉलेज झाली पाहिजे. तो याच्यासाठी जेव्हा आम्ही असा एक कायदा आणणार, कायदा GR लागू करणार आणि सर्वांची अपेक्षा करणार, याच्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे जो एक ट्रेनिंगची व्यवस्था आम्ही करणार, तो सगळे हळूहळू मराठी भाषा शिकण्यामध्ये एक रुची घेणार, दिलचस्पी घेणार, एक इंटरेस्ट घेणार आणि हळूहळू तुम्हाला असं दिसेल की मुंबईमध्ये सगळे ऑटो चालक, टॅक्सी चालक बेसिक मराठीमध्ये संवाद करण्याची क्षमता घेत आहेत. कॉर्पोरेटचा मुद्दा मांडला तर अपार्ट फ्रॉम ऑटो रिक्षा चालक सरसकट मराठीकरण किंवा मराठी सक्ती व्हावी यासाठी तुम्ही पत्र देणार आहात? मी भाषासाठी सक्ती लादण्याच्या पक्षमध्ये नाही आहे. भाषा प्रेमाचा विषय आहे, भाषा संवादाचा विषय आहे. भाषा सर्वांना शिकला पाहिजे, पण सर्वांवर आम्ही हंटर चालवून भाषा शिकण्याचा एक दबाव टाकू माझा पर्सनली अविश्वास नाही. माझ्या पक्षातर्फे आणि काल मुख्यमंत्री साहेब पण सांगितले, फडणवीस साहेबांनी काल किंवा परवा त्यांच्या एक स्टेटमेंट बघितलं मी की हो महाराष्ट्रात मराठी भाषाचा सन्मान झाला पाहिजे आणि सर्वांना मराठी भाषेमध्ये संवाद केला पाहिजे, पण मराठी भाषा लादण्यासाठी मारामारी, जोर जबरदस्ती आणि सक्ती याच्या पक्षमध्ये सरकार नाही आहे, आमचा पक्ष पण नाही आहे. आम्ही सर्वांची अपेक्षा करतो, आग्रह करतो की तुम्ही मराठी भाषेत बोला, संवाद करा, पण तुम्ही नाही बोलणार तर तुम्हाला महाराष्ट्राहून बाहेर हाकलून देणार, हे सगळे लँग्वेज आमच्या नाही आहे, आमचा विश्वास पण नाही आहे हे सगळे पद्धतवर. शिवसेनेची स्थापना झाली होती म्हणजे तुम्ही जर केली तर ही शिवसेना तुमची ओरिजिनल बाळासाहेबांची शिवसेनेकडून 66 साली स्थापना झाली, मराठीच्याच मुद्द्यावरती स्थापना झाली आणि सुरुवातीचा काळ जर शिवसेनेचा आपण पाहिला तर तो मराठी भाषेसाठीच होता. आणि तुम्ही म्हणता की मारामारी करणाऱ्या पक्षावर त्या जे राडे झाले होते ते मराठी भाषेवरती झाले होते आणि एकंदरीत शिवसेनेची भूमिका ही प्रो मराठी अशी होती आणि नो बार्गेनिंग अशी त्यांची भूमिका होती. आज तुमच्या भूमिकेमुळे ते कुठेतरी पक्षाची इंटरनल गळचेपी होते असं वाटत नाही तुम्हाला? नाही, तुम्ही तुमचा विषय एकदम परफेक्ट आहे, तुमचा प्रश्न करेक्ट आहे की मराठी भाषिकांच्या, मराठी लोकांच्या न्याय आणि हक्कासाठी शिवसेनाची स्थापना पूजनीय हिंदी हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी 1966 मध्ये केली होती आणि ते मराठी लोकांना न्याय आणण्यासाठी त्यांनी दिवस रात मेहनत केला आणि मराठी भाषिकांचे वो आराध्य दैवत आहेत आणि शिवसेनाची भूमिका प्रारंभीपासून आहे, पुढे पण असणार. फक्त एवढाच आहे की भाषाच्या नावाने मारामारी केली पाहिजे का, हिंसा केली पाहिजे का, हा आमचा मत नाही आहे, आम्ही याच्या विरोधात आहोत. हा भाषाचा आग्रह आम्ही ठेवणार. आमचे पक्षाचे मुख्य नेते श्री एकनाथ शिंदेजी यांचा आग्रह आहे की महाराष्ट्रात सर्वांना मराठी भाषेत बोलायला पाहिजे, मराठी भाषाचा सन्मान वाढला पाहिजे. आमचे शिंदे साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांचा पाठपुरावा आणि भाजपचा सपोर्ट घेऊन त्यांनी केंद्र शासनामध्ये पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी बरोबर बसून मराठी भाषाला अभिजात भाषाचा दर्जा देण्यासाठी एवढा काम केलं आणि अंततः मराठी भाषेला महाराष्ट्रात अभिजात भाषाचा दर्जा भेटलेला आहे. तो हा पण आमचाच योगदान आहे, हा पण शिवसेनाचाच योगदान आहे, हा पण शिवसेनाचीच उपलब्धी आहे. एवढे लोक आहेत जो मराठी भाषाच्या नावाने बोंबाबोंब करतात, पण कधीही त्यांनी मराठी भाषाला अभिजात भाषा देण्याचा प्रयत्न कधीही त्यांनी केलेला नाही. आम्ही केलो, आमचे पक्षाचे मुख्य नेते आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजींनी केला आणि भाजपचे जो सर्व नेते मंडळी आमच्या बरोबर या कामामध्ये सामील झाले. आज संध्याकाळी गोरेगावमध्ये परत एक सभा होणार आहे ऑटो रिक्षा टॅक्सी युनियनच्या. काय वाटतं तुम्हाला, जी मनसेची भूमिका आहे याच्यावर, त्याच्यावर नाही, ऑटो चालकांबरोबर संवाद राहिलाच पाहिजे. खाजगीरित्याने जे युनियनवाले आहेत ते पण करू शकतात, तर केलंच पाहिजे. पॉलिटिकल पार्टी पण करू शकतो आणि शासनातर्फे पण ऑटो चालकांबरोबर एक नियमित संवादचा कार्यक्रम जारी राहिला पाहिजे. मी दैसरमध्ये केला होता, ज्याच्यावर खूप बोंबाबोंब केला लोकांनी
आता 30 तारखेला इकडे बेहरामबाग ओशिवरा मध्ये खूप ऑटो चालक आहेत, त्यांच्याबरोबर एक संवाद करण्याचा आमचा प्रोग्राम आहे. तर 30 तारखेला संध्याकाळी मी पण संवाद करणार आणि बाकी सगळ्यांना अधिकार आहे. याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे? ते गोरगरीब आहेत, कमजोर आहेत, त्यांच्याबद्दल शासनातर्फे काही कायदा सुरू होत आहे. तो कायदा कसला आहे, कायद्यामध्ये तुमच्यासाठी काय आहे, कायद्याच्या विरोधात जाऊ नका, कायद्याचा जो अर्थ आहे तो समजून घ्या आणि त्याचप्रमाणे पुढे काम करा आणि जीविकोपार्जन करा. एक अशी चर्चा आहे की तुम्ही कुठंतरी जे सध्याला मतं आहे तर ही भाजपची डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न हा शिवसेनेकडनं होतोय, अशी धक्के आवाजात राजकीय वर्तुळांमध्ये चर्चा आहे. काय वाटतं तुम्हाला, नेमका जो वोट बँक होता मराठी हिंदी भाषिकांचा तो कुठे शिवसेनेकडे घेण्याचा प्रयत्न हा करू पाहते शिवसेना या माध्यमातून? आमच्यासाठी मराठी भाषाचा जो मुद्दा आहे तो राजकीय मुद्दा नाही आहे. हा एक भावनिक प्रश्न आहे. बाळासाहेबांपासून मराठी भाषा शिवसेनेसाठी एक भावनिक प्रश्न राहिलेला आहे आणि पुढे पण एक भावनिक प्रश्न म्हणून आम्ही काम करणार. याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा राजकीय हेतू आम्ही बघत नाही आणि पुढे पण आम्ही कधी बघणार नाही. पण हिंदीसाठी देखील अनेक ऑटो रिक्षा चालवतात, नाही हिंदी त्यांच्यासाठी देखील तुम्ही पुढे येताना दिसता. हे बघा, तुम्ही जो मुंबईमध्ये मानली जाते कुठेतरी भाजपची आणि भाजप मोठ्या प्रमाणात हिंदी पट्ट्यामध्ये सध्याला आपलं जर का पाहिजे तर ती बऱ्याच प्रमाणात मदत मारलेली दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कुठेतरी शिवसेनेकडनं देखील अपीसमेंट पॉलिटिक्स चालू नाही, हा अपीसमेंट पॉलिटिक्स नाही आहे. लोकांचा उदरनिर्वाह वाचविण्याचा कार्यक्रम आहे. लोकांसमोर एक जीविकोपार्जनची समस्या संकट नाही आली पाहिजे याच्यासाठी आम्ही हा विषयावर काम करतो आणि ह्या विषयावर शासनाचा लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. आणि आम्ही शिवसेना आणि भाजप दोघे मिळून महायुतीमध्ये बरोबर काम करतो. जे काही महाराष्ट्र शासनातर्फे निर्णय होतो तो निर्णयामध्ये शिवसेना आणि भाजप दोघे पक्ष सहभागी असतात. अजितदादा पवारचा जो पक्ष आहे राष्ट्रवादी पक्ष ते पण सहभागी असतात. तुम्ही असं समजू नका की शिवसेनाच्या एका मंत्रीने काय निर्णय घेतला तो त्या निर्णयामध्ये भाजपच्या लोकांची काही भूमिका नाही. भाजपच्या लोकांची भूमिका असतो. करुणा मुंडेचं असं म्हणणं आहे की जर भैया लोक गेले बाहेर तर अर्धा मुंबई रिकामी होणार आहेत आणि मंत्र्यांच्या बंगल्यामध्ये स्वतः भैया लोक काम करतात, जर गेले तर स्वतः त्यांना पण काम करायला, हे किती योग्य आहे? संपूर्ण देशात जो मोठे मोठे शहर आहेत त्या शहरामध्ये जो छोटे छोटे काम आणि कष्टकरीचे काम असतात ते गोरगरीब लोक करतात आणि बहुतेक मायग्रेंट लोक करतात. तुम्ही दुसऱ्या देशात जाणार, परदेशात जाणार, तिकडे पण जो ऑटो चालक आहे, टॅक्सी चालक आहे तो लोकल 25-30% असतात, पण बाकी बाहेरचे लोक असतात. लंडनमध्ये तुम्ही जाऊन बघा, पाकिस्तानी आहेत, इंडियन आहेत, बांगलादेशी आहेत, फिलिपिन्सचे लोक आहेत, पण अंग्रेज पण आहेत तिकडे. 25-30% अंग्रेज पण तिकडे टॅक्सी चालवतात. तो असाच लोकांच्या घरकाम करणारे लोक पण जो मायग्रेंट जास्ती असतात. तो मुंबईचा एक गौरवपूर्ण इतिहास आहे. मुंबईची एक समृद्ध परंपरा आहे. 200-300 वर्ष जुनी परंपरा आहे आणि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीमधून डेव्हलप झाला, इव्हॉल्व झाला भारतात आणि हळूहळू हिंदुस्थानचे प्रत्येक प्रांतातून लोक इकडे आलेत आणि रोजीरोटी कमविण्यासाठी काम आता जीवनची जी यात्रा आहे त्यांनी सुरू केली. आणि आज असं आता खूप सारे काम आहेत जे बाहेरून आलेले लोक करतात आणि त्यांच्यावर सगळे आश्रित आहेत मी असं सांगू शकत नाही. पण त्यांच्यामुळे मुंबईचे जो गौरव आहे तो पण वाढतो. मुंबईची इकॉनॉमीमध्ये, मुंबईच्या GDP मध्ये हा गोरगरीब लोकांचा पण एक मोठा योगदान असतो. तर तुम्ही हा जो मुंडे मॅडमचा जो एक विषय आहे त्याच्या दुसरा दृष्टिकोनातून मी बघतो की हे सगळे लोक मुंबईच्या जीवन चालला पाहिजे. मुंबई कधी थांबला नाही पाहिजे. याच्यामध्ये हे सगळे गोरगरीब लोकांचा पण विशेष योगदान आणि कष्ट आहे, याचा विसरू नका. सर, MNS की भूमिका पर क्या कहेंगे? आप भी कुछ दिन पहले रजिस्टर गए थे, वहाँ पर भी आप पे हमला हुआ और उन लोगों ने कहा कि 4 तारीख को जो हड़ताल की घोषणा की है वो हड़ताल करके देखें, तुम्हें बताते हैं. सबसे पहली बात यह है कि शिवसेना और मनसे के बीच कोई वाद विवाद हो, बढ़े, हम ऐसा चाहते ही नहीं. मैं व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं चाहता. और कहीं से इस पूरे विषय में जब मैं आया
तो मनसे से कोई मेरा लेना देना ही नहीं था, मनसे से कोई पूछा भी नहीं गया, सरकार भी मनसे से कुछ नहीं पूछ रही। यह विषय सिर्फ मेरे और मेरी पार्टी के जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनके बीच चल रहा था। मैंने अपने मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी कि इस पर पुनर्विचार करिए। जो दूसरा पक्ष है, मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में रहना चाहिए, इस पर कोई प्रश्न नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके लिए जो सख्ती की जा रही है उसका बुरा असर पड़ सकता है, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है, कि पुनर्विचार करिए। और ये बातें चल रही थी तब तक, जब मेरे पास अलग अलग तरह से लोगों का जब फोन आ रहा था, तो गणपत पाटिल नगर से बड़े पैमाने पर लोगों का फोन था कि साहब आइए जरा हमारी, हमको बताइए क्या हो रहा है, हम कैसे करें। तो हमारा पुराना क्षेत्र रहा है वो, तो वहां पर जब हम गए तो अब उन्होंने कहा कि संजय निरुपम मराठी विरोध करने आया है, हम इसका विरोध करेंगे। भाई, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, शिवसेना भी मानती है, आप भी मानते हैं, तुम्हारा मतभेद क्या है? लेकिन चूंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है, चूंकि आपको गुंडागर्दी करनी है, चूंकि आपको हिंसा भड़काने का एक मौका ढूंढना है, इसलिए आके वहां पर उत्पात मचाने गए। हमारी गाड़ी, किसी हमारे एक साथी की गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। यह राजकीय तरीका नहीं है, यह सभ्य देश है, हम सब सभ्य लोग हैं, हमको विरोध भी सभ्यता के साथ करना चाहिए, विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह एक जनतांत्रिक अधिकार है सबके पास, संवैधानिक अधिकार है सबके पास, कि अगर कोई विषय, आप किसी विषय से आप सहमत नहीं है तो बिल्कुल उस पर विरोध करिए। लेकिन विरोध करने का एक जनतांत्रिक लोकशाही तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है, और सभ्यता के दायरे में रख के करिए। और हिंसा भड़का के करेंगे, कायदे का उल्लंघन करेंगे तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जब पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया, तब उन्होंने कहा देखो मराठी भाषिकों पर अन्याय हो रहा है। सवाल मराठी भाषिक और हिंदी भाषिक का नहीं है, सवाल उस व्यक्ति का है जो कानून का उल्लंघन कर रहा है। और जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे उसकी कोई भी भाषा हो, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई जरूर करेगा और करना चाहिए। पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया, उसके बाद ये भी कहा गया कि आपके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज उन 11 लोगों को सम्मान भी हो रहा है। हाँ, मनसे की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहली बात कि मैं तो वहां शांतिपूर्वक, आप सब लोग थे, शांतिपूर्वक ऑटो वालों से संवाद करने गया था, और संवाद करने के लिए किसी पुलिस परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, कोई बड़ी जाहिर सभा नहीं थी। तीसरी बात, जो हमारे स्थानीय नेता थे उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, और पुलिस वाले ने उस आधार पर वहां पर अपनी उपस्थिति भी दिखाई थी। मतलब बगैर पुलिस वालों को बताए कि आप मेरे जैसे व्यक्ति को मुंबई के अलग अलग झोपड़पट्टी इलाकों में पुलिस से परमिशन लेके जाना पड़ेगा क्या? किसी नाके पे बैठ के 4 ऑटो वालों से चर्चा करने के लिए पुलिस का परमिशन चाहिए क्या? एक तो इसमें कहीं से भी मैंने कानून का उल्लंघन नहीं किया, और कहीं से एक भी बात गलत नहीं बोली। वहां खड़ा होकर के भी जो बातें कहीं, सब संविधान के जो प्रोविजन है उसके दायरे में। अब उसके बाद जब मैं निकल रहा था, वो भी अपने एक साथी की गाड़ी में बैठ के, तो उस गाड़ी पे पत्थर फेंका गया। तो जब मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंका गया तो क्या इस आरोप में मुझ पे केस करेगी पुलिस? मेरे मन में सवाल ये है। ऐसा मैंने सुना कि मुझे भी बुक किया जा रहा है। सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक मेरी जो जानकारी है। हाँ, जो हमारे कोई स्थानीय कार्यकर्ता है, उनको, उनके ऊपर पुलिस ने उनसे पूछा है कि भाई आपने हमको जो इन्फॉर्म किया वो राइटिंग में नहीं किया था, अगली बार सब लिखित कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जब ये सब खत्म हो गया और उनके 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, तब वहां पर जो दादर में जो इंदौरी चाट का हलवाई है, वो वहां पे आया और उसने मेरे नाम पे बोमा बोम किया और कहा कि साहब ये बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। मतलब हमारे लोगों के खिलाफ आपने अगर कार्रवाई की तो संजय निरुपम के खिलाफ भी कार्रवाई करी। अब पुलिस कंफ्यूजन में है कि संजय निरुपम ने गुनाह क्या किया है, कायदे का उल्लंघन क्या किया है, कौन सा कानून तोड़ा उसने। तो ये बहस एक इमैच्योर और बड़े बेवकूफ टाइप के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वही इस तरह की हरकत करते हैं और बाद में इस तरह की मांगे करते हैं। 20 वर्षों में मनसे की स्थापना को 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्षों में मनसे लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में जब लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद के चुनाव होते हैं तो ये पार्टी 0 पे आउट हो जाती है। इन पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो जब अपने बेटे को उतारते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उसको भी जिता नहीं पाते, और वो भी एक ऐसा क्षेत्र
जो मराठी भाषिक लोगों का हब है, जहां बड़े पैमाने पर मराठी भाषिक लोग, जहां वो खुद रहते हैं। मतलब आपने आपकी जो बुरी हरकतें हैं, आप जो देश का कानून और संविधान नहीं मानते, आप जो हमेशा गुंडागर्दी करते रहते हैं, जहां आप जैसे भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, तो आपने कह रखा है कि हिंसा परमो धर्म। उसका नतीजा यह हुआ कि आपको महाराष्ट्र के मराठी भाषिक लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया। आप मराठी भाषिक लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह है कि आप सारे चुनाव हार जाते हैं और पूरी तरह से हारते हैं, जमानतें जब्त हो जाती है आपकी। तो अगर यही हरकत आगे भी करेंगे तो सिकुड़ते सिकुड़ते जो आप हुए हैं उसमें और सिकुड़न आएगी और भी आप कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए कृपया करके देश के कानून और कायदा में विश्वास करना सीखिए, संविधान में विश्वास करना सीखिए। और एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक तरीके से, राजकीय तरीके से अपने कामकाज को, अपने विचारों को, अपने दर्शन को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपका जनाधार बढ़े, वरना आपका जनाधार और भी सिकुड़ता चला जाएगा। जो डेडलाइन है जिसको लेकर ऑटो वाले घबराए हुए हैं कि आरटीओ जो है सख्ती करेगी, तो उससे ज्यादा घबराए हुए हैं कहीं एमएनएस वाले जो है आरटीओ वालों का रूप ना ले ले, वो जगह जगह पर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दे मराठी आदमी। 1 तारीख की डेडलाइन आगे बढ़ानी चाहिए और कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 1 साल की मुद्दत दी जानी चाहिए हमारे गरीब ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए। और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को अपनी तरफ से एक कार्यशाला शुरू की जानी चाहिए। इस आशय का पत्र मैंने मंत्री महोदय को भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ऑटो चालकों के ऊपर किसी प्रकार का अन्याय इस सरकार के रहते नहीं होगा। सर, आपने कहा कि सिर्फ ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक नहीं, बल्कि जो मुंबई में काम करने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग को आना चाहिए मराठी, बेसिक मराठी। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो 2 साल बैंगलोर में होते हैं, ट्रांसफर होकर यहाँ आते हैं, यहाँ से अबू धाबी, दुबई में भी ट्रांसफर होते हैं, ऐसे जो कॉर्पोरेट वर्ग है, क्या उनके लिए भी लागू होगा? वो इतने समय, कम समय में कहाँ सीखेंगे और फिर उनको 2 साल बाद फिर ट्रांसफर करना होगा? देखिए, बात इंटरफेसिंग की होती है। आपका अगर ऐसा जॉब है जिसमें अब सर्व सामान्य नागरिक के साथ आपको संवाद करना है, तो निश्चित तौर पर अपेक्षा की जानी चाहिए कि उनको बुनियादी बेसिक भाषा की समझ, स्थानीय भाषा की समझ। जो लोग बंद कमरे में, बंद दफ्तर में अपने चंद गिने चुने लोगों के बीच काम कर रहे हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनसे इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे बैंकों में काम करने वाले लोग हैं, आप बात आपकी सही है कि कोई व्यक्ति उत्तर भारत से या दक्षिण भारत से बैंक मैनेजर करके ट्रांसफर लेकर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है और उसको 2 महीने 3 महीने भी नहीं होता और उससे अगर अपेक्षा करते हैं कि वो मराठी बोले और नहीं बोले तो उसकी पिटाई करते हैं, ये गलत है। हाँ, जो व्यक्ति बैंक मैनेजर है, बैंक के काउंटर पे बैठ रहा है और बाहर से आता है, उससे अपेक्षा की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में बेसिक मराठी समझ लीजिए और इसकी ट्रेनिंग सरकार की तरफ से या उस संस्थान की तरफ से दी जानी चाहिए। सर, एक सवाल, जब ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स का पक्ष दिया गया, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पे सख्ती की जा रही है, लेकिन जो दूसरे ओला, उबर, रैपिडो और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के मोड हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारे साथ ये किया जा रहा है। बिल्कुल ये गलत है और मैं तो प्रारंभ से कह रहा हूं कि सिर्फ मुंबई के, महाराष्ट्र के ऑटो चालक और टैक्सी चालकों पर ही मराठी बोलने का एक आग्रह या सख्ती या बंदिश क्यों डाली जाए। जो ओला उबर चलाने वाले लोग हैं, यही नहीं, फिर उसके बाद जो लोग जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनका भी इंटरफेसिंग है पब्लिक के साथ, वो भी तो लोगों के बीच जाते हैं ना, तो उनसे भी अपेक्षा करिए, उनको भी ट्रेनिंग दीजिए। और बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट में, अन्य सेक्टर में जो लोग काम करते हैं और जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के साथ नियमित तौर पर संवाद रखेंगे, उनके जॉब का नेचर ऐसा है, तो ऐसे लोगों से भी अपेक्षा की जानी चाहिए और उनको भी ट्रेनिंग देने का एक आग्रह रखना चाहिए। सर, पर इतनी शॉर्ट नोटिस में सख्ती करने का कारण क्या था? आखिर में आपकी पार्टी का ये डिसीजन था, आप सरकार में भी मौजूद हो, क्या ये लेबर क्लास या वर्किंग क्लास की तरफ थोड़ा हार्श डिसीजन नहीं हो जाता कि उनको गिनी पिग की तरह, एक वोटिंग बैंक की तरह यूज किया जाता है पक्षों की तरफ से? ये तो पता लगाना पड़ेगा कि मंत्रालय में और परिवहन मंत्रालय में वो कौन सा ऑफिसर था जिसने आइडिया दिया सरकार को, क्योंकि यह इस सरकार का जीआर नहीं है। यह उस सरकार का जीआर था जिसमें दिवाकर रावते ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे 2019 में, और 2019 का यह जीआर
इस समय जो लागू करने का जो आग्रह रखा गया, यहां तक ठीक है, इस आग्रह को हम स्वीकार करते हैं और मानना चाहिए सबको कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के सम्मान की दिशा में जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, सरकार को चलाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो 1 मई से इसको हम विथ डेडलाइन जो इंप्लीमेंट करने की जिद रख रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के सामने तकलीफ होगी और इसीलिए हम सब उतरे मैदान में, इसीलिए मैं खुद इंटरव्यू करने आया, इसलिए मैंने खुद अपने लीडरशिप से बात की कि ये इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, इतनी जिद नहीं होनी चाहिए, वरना लोगों के सामने तकलीफ हो जाएगी। सर, एक ट्रंप के ऊपर सवाल है मेरा। ट्रंप के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, उसको लेकर विजय वडेट्टीवार जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा यूएस में दिख रहा है, घड़ी-घड़ी उसके ऊपर हमला हो रहा है, भारत में भी वैसी ही स्थिति है। वो अलग बात है कि इस तरीके के हमले नहीं हो रहे, इस तरह के सड़क पे आंदोलन नहीं हो रहे, यानी पीएम मोदी के ऊपर कह रहे हैं कि इस तरह ये जो पूरा विपक्ष में बैठे हुए जो हमारे नेता हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन एक अरसे से, जब बांग्लादेश में जब हंगामा हुआ था जेनजी का, तब भी इसी प्रकार की इच्छा जाहिर की थी अपोजिशन ने कि हमारे यहां भी होना चाहिए, हो नहीं रहा है। जब श्रीलंका में हुआ तब भी इस प्रकार से, जब नेपाल में हुआ तब भी जो अपोजिशन में बैठे हुए सभी नेता हैं वो उसकी तुलना भारत की परिस्थिति से करने के चक्कर में थे और तब भी वो इच्छा करते थे, आज ट्रंप के बहाने कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत सोच है। किसी चुनी हुई सरकार, किसी चुने हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के ऊपर जन सामान्य को भड़का करके उसके ऊपर हिंसक हमला करवाना या देश में तोड़फोड़ करना और तोड़फोड़ के जरिए सत्ता परिवर्तन की चाहत रखना, यह सोच ही गलत है। सत्ता परिवर्तन की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका है कि जनतांत्रिक तरीका है, एक चुनावी तरीका है, एक संवैधानिक तरीका है। लेकिन आसपास के छोटे छोटे देशों में जिस प्रकार से वहां के संविधान का उल्लंघन करके, हिंसा का रास्ता अख्तियार करके, वहां पर तथाकथित तौर पर जो जेनजी जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसके माध्यम से उत्पात मचाया जा रहा है और सरकार बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें कामयाबी भी मिल रही है। उस तरह की स्थिति भारत में निर्माण करने की का जो सपना देखने वाले लोग हैं, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि यहां का जेनजी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, यहां का जेनजी हमारे साथ, क्योंकि हमारी सरकार हिंदुस्तान के हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है और हर वर्ग को न्याय मिले, और अगर कहीं पर कुछ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हम सब उतर करके उसको फिर से न्याय दिलाने का प्रयत्न करते हैं। यह सिलसिला चल रहा है और आगे भी यह सिलसिला चलेगा। और ऐसे में अगर अपोजिशन को सत्ता हथियाना है तो जन सामान्य के बीच जाए, जुड़े, सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने विषयों का, अपने दर्शन का, अपने विचारों का, अपने मुद्दों का प्रचार करे और उसके बाद सरकार में आने के लिए चुनाव में हिस्सा ले, चुनाव जीत करके सरकार बनाए। लेकिन इस तरह से हिंसा भड़का करके सरकार बदलने की कामना रखने वाले जो विपक्ष के नेता हैं, वो पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आज मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूं। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा बवाल, उन्होंने कहा कि स्वामी रामदास महाराज को शिवाजी महाराज को अपनी गद्दी सौंपना चाहते थे। हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांग ली, लेकिन उसको लेकर विपक्षी दल जो है वो हमला हुआ है। अब वो माफी मांग ली तो कहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो साधु सन्यासी जो लोग होते हैं, वो इतिहास और खासकर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ जो ऐतिहासिक संदर्भ है, उसके ऊपर विद्वान बनकर टीका टिप्पणी करने की आदत से बाज आए। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत हैं। उनके लिए महाराष्ट्र के लोगों के मन में एक अगाध श्रद्धा है, और ऐसे श्रद्धा जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में है, उनके बारे में बगैर ज्ञान के, बगैर नॉलेज के, बगैर जानकारी के टीका टिप्पणी करके ऐसे बाबा लोग और कुछ नहीं अपनी फजीहत कराते हैं और अनावश्यक रूप से लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। सर, एक बात में आपली रीत आहे की रिक्षा टॅक्सी चालकांसाठी मराठीची डेडलाईन 3 ते 6 महिने पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे, अशी बातमी येते। 3 ते 6 महिने मला माहित नाही। आज मी माननीय मंत्री महोदयांना एक पत्र देणार आणि तुमच्या बरोबर मी साझा पण शेअर पण केलेले आहे तो पत्र, आणि माझी अशी विनंती असेल की कमीत कमीत 6 महिना दिला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त 1 वर्ष। बातमी अशी पण आहे की तुमच्या आणि प्रताप सरनाईक यांच्यामध्ये फोनवर आज नाही, 2-3 दिवसापूर्वी झालं होतं, जेव्हा दहिसरच्या दिवशी झाला होता। त्या दिवशी त्यांनी सांगितलं होतं मला की तुम्ही एक मीटिंग ठेवतो, तुम्ही या आणि मीटिंगमध्ये तुमचा विषय नक्की ठेवा।
पुढे जाऊन आंदोलनाचा इशारा आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पाठिंबा देणार, तुम्ही उतरणार आंदोलनात? मी युनियन लीडर नाही, मी शासनाचा एक हिस्सा आहे, माझा पक्ष सरकारमध्ये आहे. तो सरकारचा कुठल्या प्रकारचा निर्णय जर समजा लोकांच्या विरोधात आहे तो माझ्याकडे एक ॲक्सेस आहे, माझ्याकडे एक संधी आहे सरकार बरोबर चर्चा करण्याची, सरकार बरोबर बोलण्याची. तो माझ्याकडे जो ॲक्सेस आहे त्याचा मी उपयोग करणार नाही की अनावश्यक रीत्याने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून लोकांना त्रास देण्याचा. एक आखिरी सवाल ये है कि आप इस मुद्दे को इसलिए उठाया, ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादातर जो ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, वो उत्तर भारत से आते हैं और उत्तर भारतीय मुद्दे को आप प्रकट तौर पर उठाते हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी उत्तर भारतीय नेता है, विपक्ष में कहीं है, तो आप कहीं आपको लगता है कि आप अकेले पड़ जाते हैं, बाकी कोई आपके साथ आता नहीं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सब लोग उस वोट को कैटर करने के लिए आगे आते हैं? चाहे मुंबई के हॉकर्स का मुद्दा हो, इस तो बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय लोग हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय लोग भी हैं, गुजराती लोग भी, महाराष्ट्रियन लोग भी बड़े पैमाने पर हैं. जब उन पर अन्याय होता है तो मैं उनको एक गरीब इंसान के तौर पे देखता हूं, और मुझे महसूस होता है कि मुंबई का सबसे निर्धन व्यक्ति अगर कोई है और सबसे ज्यादा कष्ट करने वाला कोई व्यक्ति है तो ये फेरी वाले. बिल्कुल उसी तरह से जो ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, मुंबई के सबसे गरीब लोग और दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं. हाँ, एक संयोग है कि इसमें बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, आप महाराष्ट्र लोग बड़े पैमाने पर हैं. और जब उनके ऊपर कोई ऐसा कानून, कोई कायदा लादा जाता है जिसकी वजह से उनके समक्ष कोई संकट पैदा हो सकता है, तो मैं उनका विषय लेकर के खड़ा होता हूं. मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि और भी पार्टी के लोग मेरे साथ आए, क्योंकि मैं वो आए ना आए, ऑटो वाले मेरे साथ होते हैं, इसका मुझे विश्वास होता है. क्यों नहीं हैं? अब क्यों नहीं आते हैं, यह सवाल आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैंने उनके मन में क्या है, मैं तो कोई इतना बड़ा ज्ञाता हूं नहीं कि बता सकूं. लेकिन मेरी अपनी प्रतिबद्धता है, मेरा अपना विश्वास है और मेरा अपना काम करने का यह तरीका है कि जहां कहीं भी गरीब लोगों के समक्ष कोई संकट हो वहां पर उतर करके काम करना चाहिए. यह हर समाज सेवी, हर राजकीय कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है. सर, आप जो है गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर या हॉकर या इस तरीके के जो लोग होते हैं उनके बारे में आवाज उठाते हैं, लेकिन यही मराठी भाषा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर हो या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कसूरदार लोग हों, उन पर जो है मराठी बोले जाने को लेकर ना ही कोई जीआर आती है, ना ही कोई सरकार की तरफ से निर्देश आता है, ना ही कोई नेता इसके ऊपर बात करता है. इसको लेकर क्या है? जिन महाराष्ट्र में या मुंबई में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर का काम कर रहे हैं, अगर उनके कामकाज के दरमियान पब्लिक इंटरफेसिंग की प्रक्रिया है, यानी उनको आम जनता से संवाद करना है, उनके काम की ऐसी प्रकृति है, ऐसा नेचर है, तो निश्चित तौर पर ऐसे सभी सेक्टर के लोगों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि उनको स्थानीय भाषा में लोगों के साथ संवाद करना आना चाहिए. कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो जनता के साथ सीधे इंटरफेसिंग जिनका होता है, सामना होता है. फिर बैंकिंग सेक्टर में जो काउंटर पर बैठे लोग होते हैं उनका भी जनता के साथ सीधा सामना होता है. बिल्कुल इसी तरह से जो ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले हैं, तो मेरा आपका प्रश्न सही है कि सिर्फ और सिर्फ ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों के ऊपर मराठी शक्ति का एक जिद लादना मुझे लगता है उस पर अन्यायकारक है. बाकी वर्ग के लोग जिनका पब्लिक इंटरफेसिंग का जॉब है उनसे भी आग्रह की जाना चाहिए, चाहे ओला उबर वाले हों या फिर जोमेटो और स्विगी के पैकेट लेकर जो डिलीवरी बॉय जो जाते हैं अलग अलग घरों में, उनसे भी ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए आने वाले दिनों में. हॉकर्सचा मुद्दा आला म्हणून विचारतो. मध्यंतरी एक महिना झाला असेल त्या गोष्टीला, दादरमध्ये हॉकर्सवरती कारवाई केली. आम्ही सर्व सिनियर लोक जेव्हा त्या ठिकाणी आंदोलन केलं आहे, अर्ध्याधिक लोक इकडे मराठी आहेत, पण तिथे तुम्ही दिसला नाही. तुम्ही म्हणता की मी दादरमध्ये जो मराठी हॉकर्स आहेत त्यांच्यासाठी मी 2-3 वेळा मी मोर्चा काढलेला आहे. तो असा तुम्ही समजू नका की जेव्हा मराठी हॉकर्स असतात तेव्हा मी गप बसतो, असा होत नाही बाबा. आता तुम्ही जाऊन बघा, इकडे अंधेरी पोलीस स्टेशन मध्ये मी सिनियर पीआयला पत्र पाठवलेलं आहे, पत्र लेखी साइन करून, की इकडे विजय सेलच्या समोर जे काही 10-15 स्थानिक लोक, त्याच्यामध्ये 3-4 महिला, ते मराठी महिला आहेत, ते सगळे धंदा करत होते, त्यांच्या विरोधात तुम्ही कारवाई करता तो चुकीचं आहे.
ते अवैध होऊ शकतात, पण 2-3 तासासाठी त्यांना धंदा करू द्या. तू यादी पाहिजे, मी तुम्हाला यादी देतो. यादीमध्ये उत्तर भारतीय पण आहेत, पंजाबी पण आहेत, सरदारजी पण आहेत, 2-3 मराठी महिला पण आहेत. ते माझ्या ऑफिसमध्ये आली होती की साहेब मला मदत करा. तो असा नाही, आम्ही भेदभाव करू शकत नाही. हे जो माझ्या विरोधात जो एक असा एक पिक्चर ते बनवतात की फक्त उत्तर भारतीय लोकांसाठी, असं नाही आहे. हा माझ्या मनात एक विशेष प्रेम आहे. सर्वांच्या मनात त्यांच्या विभागाचे जे लोक असतात, त्यांच्या समाजाचे लोक असतात, त्यांच्यासाठी एक विशेष प्रेम असतो, त्याच्यामध्ये काही गैर नाही. पण आमच्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र एक आहे. महाराष्ट्रामध्ये राहणारा एक एक नागरिक आमच्यासाठी एक महत्वाचा व्यक्ती आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही काम करतो आणि करणार. अच्छा, आता अभी हा तुमचं मराठी खूप छान आहे. कधी एकनाथ शिंदे तुमच्या मराठीला कौतुक केलंय का? माझ्यापेक्षा त्यांची मराठी खूप छान आहे. धन्यवाद. चलो मैं निकल जाऊंगा, अभी टाइम नहीं है. राजीव आज छोड़ देना. गवई यांचं श्याम